So today we are going to begin with the revision of chapter liquid solution 12th class. Let's begin. ठीक है बेटा, तो सबसे पहले अपन चालू करते हैं आपकी डिमांड पे वॉल्यूम स्ट्रेंथ फर्स्ट टॉपिक. व्हाट इज वॉल्यूम स्ट्रेंथ? वॉल्यूम स्ट्रेंथ का मतलब होता है 1 लीटर H2O2, 1 लीटर H2O2 सोल्यूशन एट STP कितना वॉल्यूम ऑफ O2 इन लीटर्स इवॉल्व करता है. वॉल्यूम ऑफ O2 इन लीटर्स इवॉल्व्ड बाय 1 liter H2O2 solution at STP. ठीक, तो ये टूटेगा तो टूटेगा H2O प्लस हाफ O2 में. करेक्ट है, टूटा H2O प्लस हाफ O2 में. ठीक है, अब इसका 1 लीटर ने दिया, इसके 20 लीटर मान लो, इसको बोलेंगे वॉल्यूम स्ट्रेंथ. ठीक, जो 20 लीटर ये इवॉल्व करेगा उसको बोलेंगे वॉल्यूम स्ट्रेंथ. अब यदि मैं मोल्स ऑफ O2 देखूं तो मोल्स ऑफ O2 होगा वॉल्यूम एट STP इवॉल्व और वॉल्यूम ऑफ O2 एट STP डिवाइडेड बाय 22.41. मैं 4 कर देता हूं मोटा मोटा. ठीक है, तो अब NO2 वॉल्यूम स्ट्रेंथ बाय 22.4. अब ये इतना है तो ये कितना होगा? NO2 वॉल्यूम स्ट्रेंथ बाय 22.4. यदि इसका आधा मोल तो इसका 1 मोल, तो इसके मोल इसकी तुलना में दुगने, तो हो जाएगा V बाई 22.4 इंटू 2 इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ O2. आप डायरेक्ट सवाल पूछ सकते हो सर मोल्स ऑफ O2 निकालने के लिए डायरेक्टली यहाँ 1 बाई 22.4 क्यों नहीं कर दिया जब इसका 1 लीटर था? तो इसलिए नहीं किया क्योंकि ये लिक्विड सोल्यूशन है और फॉर्मूला एप्लीकेबल गैसेस के लिए, लिक्विड के लिए नहीं है. तो इसलिए वॉल्यूम स्ट्रेंथ बाय 22.4 इंटू 2 बराबर मोल्स ऑफ O2. अब ये आया मोल्स ऑफ O2, 2 ने 22.4 को 11.2 टाइम्स मार दिया, तो मोल्स हो जाएंगे वॉल्यूम स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय 11.2. करेक्ट है, तो मोलैरिटी होती है वॉल्यूम स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय 11.2, ये नंबर ऑफ मोल हो गए, इंटू 1 बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, जो कि बराबर है 1 लीटर. तो मोलैरिटी हो जाएगी V बाई 11.2. करेक्ट है. अब नॉर्मेलिटी की बात करते हैं. नॉर्मेलिटी बराबर होती है मोलैरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर. नानी मम्मी से बड़ी होती है, तो ये हो जाएगा V बाई 11.2 और वॉल्यूम स्ट्रेंथ में जो वैलेंसी फैक्टर होता है 2 होता है, इसलिए नॉर्मेलिटी हो जाएगी वॉल्यूम स्ट्रेंथ बाई 5.6 इज इक्वल्स टू नॉर्मेलिटी. अब तक तुम्हारे पास मोलैरिटी आ गई जो कि थी वॉल्यूम स्ट्रेंथ बाई 11.2, नॉर्मेलिटी आ गई जो कि थी वॉल्यूम स्ट्रेंथ बाई 5.6. अब आता है हमारे पास में अगली चीज, और अगली चीज है, अच्छे से लगाओ बेटा, W बाई E इंटू 1 बाई V, जिसमें W बाई V को हम एक शब्द बोलते हैं स्ट्रेंथ. W बाई V एक शब्द होता है जिसे बोलते हैं स्ट्रेंथ. तो स्ट्रेंथ बराबर हो जाता है NE. NE बराबर स्ट्रेंथ, वेयर N इज नॉर्मेलिटी एंड E इज इक्विवेलेंट वेट. नॉर्मेलिटी है वॉल्यूम स्ट्रेंथ बाई 5.6 और इक्विवेलेंट वेट 17 है, क्योंकि इक्विवेलेंट वेट बराबर होता है मोलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर. मोलर मास 34 था, वैलेंसी फैक्टर 2 था, तो बराबर हो गया 17. तो ये स्ट्रेंथ हुई वॉल्यूम स्ट्रेंथ बाई 5.6 इंटू 17. अब आता है W बाई V परसेंटेज. सोचो, जो चीज स्ट्रेंथ का मतलब है कितने मोल है, स्ट्रेंथ का मतलब क्या हो गया? स्ट्रेंथ का मतलब हो गया N बाई V. तो ये इन लीटर्स लिया था वॉल्यूम, कितने ग्राम है अपॉन इक्विवेलेंट.
ठीक है ना। नॉर्मेलिटी बराबर क्या था, मतलब इसमें n बाई डब्ल्यू बाई वी में कितना वेट है कितने लीटर में, कितना वेट है कितने लीटर में। अब जो वेट होगा लीटर में उससे 10 गुना कम होगा 100 ml में। यदि लीटर में वेट x है तो 100 ml में कितना होगा, x बाई 10 होगा। तो w बाई वी परसेंटेज मतलब वेट इन 100 ml। तो जो 100 ml में होगा, जो इससे गणित आया है वो आया v बाई 5.6 इंटू 17/10। तो ये चौथा फॉर्मूला हो गया। इस तरीके से टोटल 4 फॉर्मूले हैं जिनमें आपको खेलना है वॉल्यूम स्ट्रेंथ में। पहला फॉर्मूला है मोलैरिटी का जो कि है v बाई 11.2। दूसरा फॉर्मूला है नॉर्मेलिटी का जो है वॉल्यूम स्ट्रेंथ बाई 5.6। तीसरा फॉर्मूला है स्ट्रेंथ का जो कि है w बाई वी जो कि होता है वॉल्यूम स्ट्रेंथ, जो कि होता है वॉल्यूम स्ट्रेंथ बाई 5.6 इंटू 17। और आखिरी है W बाई वी परसेंटेज जो कि होता है वॉल्यूम स्ट्रेंथ बाई 5.6 इंटू 17/10। जिसे ये 4 फॉर्मूले आते हैं वो जंग जीत जाएगा, जिसे नहीं आते हैं उसके कचरे हो जाएंगे। आपको ये समझना है कि कंसेप्ट क्या है। कंसेप्ट ये है कि 1 लीटर H2O2 सोल्यूशन कितने लीटर O2 के इवॉल्व करेगा एट STP NTP, उसे बोलते हैं वॉल्यूम स्ट्रेंथ। अब इसके सवालों में जो वेरिएशन हो सकता है वो क्या हो सकता है, एग्जामिनर आपको 2 अलग अलग वॉल्यूम स्ट्रेंथ के सोल्यूशन लेकर के मिला देगा और बोलेगा बताओ नई की वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या है। तो आपको इस सवाल को अप्रोच कैसे करना है, आप पहले मोलैरिटी निकाल लो दोनों सोल्यूशन की। मोलैरिटी निकाली दोनों सोल्यूशन की, वॉल्यूम स्ट्रेंथ दी थी, एक की दी मान लो उसने 22.4, एक की दी 11.2। तो एक की मोलैरिटी 2 आ जाएगी, एक की 1 आ जाएगी। मोलैरिटी क्या है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ बाई 22.11.2। अब एक वॉल्यूम स्ट्रेंथ बताई 22.4 तो उसकी मोलैरिटी 2 आई क्योंकि वॉल्यूम स्ट्रेंथ बाई 11.2 2 आई, और दूसरे की मोलैरिटी कितनी आई 1 आई। अब इन 2 मोलैरिटी के सोल्यूशन को हमने एक किया और इसकी वॉल्यूम स्ट्रेंथ उसने पूछी है। तो फाइनल मोलैरिटी क्या होगी, M1V1 प्लस M2V2 डिवाइड बाई V1 प्लस V2। तो 2 गुणा V प्लस 1 गुणा V बटे 2V, तो वो हो जाएगा 3/2V मतलब 1.5V समथिंग लाइक दिस। तो आपके पास जो V तो V को मार देगा, 2 इंटू वी प्लस 1 इंटू वी बटे 2V, V ने V को मार दिया, 2 प्लस 1 बटे 2 1.5। तो आपके पास जो मोलैरिटी आई वो कितनी आई 1.5। तो 1.5 इज इक्वल्स टू V बाई 11.2। 11.2 का 1.5 में मल्टीप्लाई कर दो, नई वॉल्यूम स्ट्रेंथ आ जाएगी। कुल मिला के नई मोलैरिटी के साथ आपको खेलना है। तुम्हें मेरी बात समझ में आई कि नहीं है? आपको ये तो पता है ना कि 2 सोल्यूशन की 2 अलग अलग सोल्यूशन है जिनकी मोलैरिटी आपको पता है, और उनको मिक्स करके नए सोल्यूशन की मोलैरिटी आपको पता लगानी है, जबकि वो दोनों आपस में रिएक्ट नहीं करते। तो फॉर्मूला लगता है M1V1 प्लस M2V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2, यही फॉर्मूला होता है। करेक्ट है बात? तो आपके पास फाइनल मोलैरिटी आ जाएगी। तो फाइनल मोलैरिटी आ गई तो फाइनल वॉल्यूम स्ट्रेंथ भी आ जाएगी, क्योंकि मोलैरिटी बराबर होता है वॉल्यूम स्ट्रेंथ बाई 11.2। एक चीज। दूसरी चीज, एग्जामिनर आपसे ये बोल सकता है कि उसके पास एक सोल्यूशन, वो बोलेगा मेरे पास जो है 17 ग्राम H2O2 है जो मैंने 2 लीटर पानी में डाली हुई है, बताओ इसकी वॉल्यूम स्ट्रेंथ STP पे क्या होगी। तो 17 ग्राम में 2 लीटर में तो आप मोलैरिटी निकाल लो, 17/34 इंटू 1/2 बराबर 1/4। मोलैरिटी आई 1/4, तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितनी आएगी, वॉल्यूम स्ट्रेंथ होगी वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज इक्वल्स टू वॉल्यूम स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाई 11.2 इज इक्वल्स टू मोलैरिटी। मोलैरिटी 1/4 है तो 11.2/4 इज इक्वल्स टू 2.8, जो भी है 2.8 वो आंसर। हाँ लेना जो भी चाहिए। क्या चाहिए तेरे को? चेयर चाहिए, उसको चेयर दे देना, वहां पे बैठने के लिए नहीं दे दे भाई, ये वाली ले ले तू मेरी चेयर, नहीं तेरे को शर्म आएगी नहीं लेगी। तो क्लियर है बात? अरे तू सामने देख, डिस्टर्ब क्यों कर रहा है? सामने देख। हाँ चल उसको अच्छे से लगा के जाना, मिटा दूं इसको मैं, अब लगा तो उसको। हाँ गुड बॉय। हाँ अब ठीक। हाँ फोटो खींच लो। फोटो एक जगह फोटो खींच लो कोई भी और ग्रुप पे डाल लो, खत्म बात। वॉल्यूम स्ट्रेंथ कंप्लीट हो गया। ठीक है, सवाल क्या क्या हो सकते हैं वॉल्यूम स्ट्रेंथ के, सबको समझ में आ गया? ठीक है बेटा,
कुल मिला के वॉल्यूम स्ट्रेंथ में आप नॉर्मेलिटी और मोलरिटी के साथ खेलना। बोलो बच्चे। हाँ, खत्म वॉल्यूम स्ट्रेंथ। अब कोई भी एग्जामिनर आपको इस प्रकार के सवाल दे, कुछ भी करा दे, H2O2 की रिएक्शन किसी करा दे, बची हुई H2O2 में वॉल्यूम स्ट्रेंथ पूछ ले, ठीक है ना, वो निकाल सकते हो ना। मिटा दूं इसको मैं, इतने में आपका एग्जाम आराम से क्रैक हो जाएगा। इतना वॉल्यूम स्ट्रेंथ आपको आना चाहिए था जो अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है। चलो, पता नहीं बोर्ड को क्या हो गया, वफादार हो गया ये है बेटा। क्या बच्चे, वो क्या है हमारा, पूछा पूछा कहाँ चला गया। गंदा हो गया इससे तो। और ठीक है, अगला टॉपिक फिर मैं आपको एक पढ़ाता हूं। ये तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ का सवाल बन जाएगा, है ना। ठीक है बेटा, अब अगला पढ़ते हैं। एक चीज और मैं आपको पढ़ाता हूं जो जेई का है, नीट में नहीं है, ओलियम, ठीक है ना। ये जनरली आएगा जेई में, नीट में आना तो नहीं चाहिए है, लेकिन एकदम सरल, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है ना। मुझे भी एक्चुअली सवाल एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन ठीक है, कोशिश कर लेते। किसी ने ऐसे ही बोल दिया कि ओलियम होता क्या है, ओलियम इज अ मिक्सचर ऑफ H2SO7 प्लस SO3 होता है, ठीक है ना। अब क्या होता है, जब इसको हम कोई सवाल देख ले, नेट पे मिल जाए तो ओलियम रिलेटेड, तो उससे क्या होगा, थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। कोई भी एक लिख ले, न्यूमेरिकल रिलेटेड टू ओलियम आएगा, उसकी से मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। अब क्या हुआ, मैंने मान लो इसमें ऐसा दिखता है ओलियम, OH है, डन। नहीं, कुछ गलत कर दिया मैंने, H2SO4 प्लस SO3 है ना। ओह माय गॉड, H2SO4, अब इसको जरा मिला के बताना क्या होगा, प्लस SO3, H2O7 हो गया ना, ठीक है। इसको अपन बोल देते हैं ओलियम, ठीक है ना। इसमें दो टाइप के SO3 होते हैं, ये फ्री SO3 है, बोले बेटा, और इसके अंदर जो SO3 है वो कंबाइंड SO3 है, मतलब SO3 बंद है, जुड़ा हुआ है H2SO4 के अंदर। हाँ बोलो बेटा, कोई सा भी सवाल बोल दो। ओके, अब जब पानी मिलाया जाता है तो क्या होता है, जब पानी मिलाते हैं तो H2SO4 तो पानी से रिएक्ट करेगा नहीं, रिएक्ट जो करेगा वो SO3 करेगा, इसका लोन पेयर इधर जाएगा, ये इधर चला जाएगा और H2SO4 बन जाएगा, ठीक है ना। तो पानी डालने पर, हाँ बोले, बस बेटा, ओलियम सैंपल was labeled as 110 H2SO4. If 8 gram of H2O was added, If 8 gram of H2O was added in 200 gram of oleum sample, in 200 gram of oleum sample, then find out volume of SO3 volume of SO3 at 3 atm pressure, at 3 atm pressure 27 degrees Celsius तापमान and 27 degree centigrade temperature. सही, बस इतना ही है, हाँ, that will remain. that will remain in solution, that will remain
इन सोल्यूशन। ठीक है बेटा। अब इस पे लिखा है 110 H2SO4 सैंपल। ठीक है ना। इसका मतलब होता है कि 100 ग्राम ओलियम सैंपल में इसको और समझाता हूं। पहले इसी वाली क्वेश्चन को थोड़ा एक्सटेंड करता हूं समझाने के लिए मोल में, तभी और बेहतर समझ में आएगा। इतना समझ में आया ये क्या है? यदि मान लो मेरे पास इसके 80 ग्राम है तो इसके 18 ग्राम मिलने के बाद इसके 98 ग्राम बन जाते। बोल बेटा। हाँ। यदि मेरे पास इसके 80 ग्राम है तो इसके 18 ग्राम से मिलने के बाद इसका 98 ग्राम मिल जाता है। करेक्ट है बात? तो अब जब वो बोलता है अच्छा, तो इसको अपन क्या बोल देंगे? 18 ग्राम मिल गया, कितने में कितना हुआ है? 98 हुआ। 98 कितने में? 80 ग्राम में 18 ग्राम मिला तो कितना हो गया? 98 हो गया। सही है ना? तो मैं ये बोल सकता हूं कि 80 ग्राम था, यदि 18 ग्राम पानी लगा 100 ग्राम के सैंपल में, यदि 18 ग्राम पानी लगा तो मैं बोलूंगा उसमें 80 ग्राम जो था वो क्या था? SO3 था। करेक्ट की बात? यदि 18 ग्राम पानी लगता तो मैं ये बोलता 100 ग्राम का मान लो मेरे पास सैंपल था, ठीक है ना, और उसमें 18 ग्राम लगा पानी, तो इसका मतलब 98 ग्राम क्या हो जाता? H2SO4 प्लस क्या बच जाता? नहीं, H2SO4 भी था 20 ग्राम। 20 ग्राम ये सैंपल में 18 ग्राम ये लगा, मतलब मैंने बोला क्या 100 ग्राम के सैंपल में 80 ग्राम क्या था? SO3 था, उसके लिए लगा 18 ग्राम। करेक्ट है। मैक्सिमम सैंपलिंग क्या हो सकती है, मतलब मैक्सिमम जो लेबलिंग हो सकती है, तो इसकी लेबलिंग कितनी हो जाएगी? इसकी लेबलिंग हो जाएगी 118। कैसे? क्योंकि मैंने ये बोला कि 100 ग्राम में कितना पानी लगा? 18 ग्राम पानी लगा। 18 ग्राम यदि पानी लगा तो इसका मतलब क्या हुआ? लगभग 80 ग्राम था क्या? SO3 कितना था? 80 ग्राम था क्या? SO3। अच्छा, तो 118 सैंपल की लेवलिंग हो जाएगी। ठीक है ना। अब इसको यदि मैं देखूं तो 118 क्यों बोला? क्योंकि 100 ग्राम में 20 ग्राम क्या था? उसने बोला 118, जैसे कोई लिख के दे रहा है 118, इसका मतलब 18 ग्राम पानी लगा। 118 कोई लिख के दे रहा है, इसका मतलब है 18 ग्राम पानी लगा। इसका मतलब हुआ 100 ग्राम के सैंपल में 18 ग्राम पानी लगा। तो 100 ग्राम के सैंपल में यदि 18 ग्राम पानी लगा, टोटल मिला के 118 ग्राम हो गया। नहीं आया? 118 लिखा है ना, तो इसका मतलब टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया 118 ग्राम। करेक्ट है थी बात? मैंने तुम लोग फालतू वाला सवाल देखो, मेरे पास बुक थी सवाल के लिए, बहुत अच्छी किताब थी, मेरी मोटी वाली किताब यहाँ पे रखी थी, काम नहीं, ये रही। अरे यार एक सेकंड रुक जाओ, मैं सुंदर वाला एग्जाम्पल भी ढूंढ लेता हूँ, फिर आपको ये वाला कंसेप्ट सिखाता हूँ। एक सेकंड बस रुक जाओ। मेरे पास है यहाँ पे लिक्विड सॉल्यूशन चैप्टर दिख रहा है, ये रहा कंसंट्रेशन टर्म, ये रहा कंसंट्रेशन टर्म। 10 ग्राम होता है यदि सॉल्ट, और 100 ग्राम में 10 ग्राम लगा। 110 ग्राम सैंपल का मतलब 100 ग्राम में कितना लगा? नहीं, यदि अपना जो सैंपल है वो 10 ग्राम मिल है, गया। पानी 100 ग्राम है, तो क्या बोले? पानी 100 ग्राम है और सैंपल 10 ग्राम है, तो अच्छा, उसने 110% लिखा होगा बेटा, वहां पे क्या लिखा है? नहीं, 110 ही लिखा है। बस 110 लिखा है। क्या लिखा है? 110 H2SO4। हाँ ठीक है, वो परसेंट ही है। ठीक है ना, लेबल्ड एज 109% है वो। ठीक है ना। अब तो मेरी बात को ध्यान से सुनना जरा। यदि कोई बोल रहा है लेबलिंग ऐसे करिए 118, तो इसका मतलब क्या है? 118 लेबल्ड है, तो इसका मतलब ये होता है 100 ग्राम ओलियम सैंपल में 18 ग्राम पानी मिलाया गया। 18 ग्राम पानी मिलाया गया, so that pure H2SO4 was obtained. Pure H2SO4 was obtained. करेक्ट है। अब मुझे बोलो 110 लेवल किया है, तो इसका मतलब क्या है?
100 ग्राम सैंपल 100 ग्राम ओलियम सैंपल में 10 ग्राम पानी मिलाया गया, बोलो बेटा, सो दैट 100% दैट इज 110 ग्राम H2SO4 प्राप्त हुआ। करेक्ट है? बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास 100 ग्राम में 10 ग्राम मिला है तो 110 ग्राम प्राप्त हुआ। अच्छा, अब सुनना, यदि SO3 यदि 18 ग्राम मिलाते तो SO3 होता 80 ग्राम, यदि 1 ग्राम मिलाते तो SO3 होता 18, यदि 10 ग्राम मिलाया तो SO3 80/18 इंटू 10 होता। ये आ गया SO3 का परसेंटेज कि इस सैंपल में SO3 कितना है। समझे बात को? इस सैंपल में SO3 कितना है, तो अब सोच लो, काट दो, पीट दो, कैलकुलेटर की मदद से करो जाओ। 44.44 ग्राम क्या था? SO3 था। समझे? और बाकी का बचा हुआ 100 में से माइनस कर दो, कितना आया? 55.56 कैन आई ट्रस्ट यू ग्राम H2SO4 था। सही है बेटा? ये हुआ इसका कंसेप्ट, ठीक। लेकिन सवाल को उससे थोड़ा आगे बढ़ा दिया, एक ही स्टेप का सवाल नहीं दिया, स्टेप को आगे बढ़ा दिया। उसने बोला इसमें 8 ही ग्राम पानी मिलाया गया। मान लो 8 ग्राम इसमें पानी मिलाया गया तो SO3 कितना बचा? फिर 10 ग्राम पानी मिलाते तो SO3 पूरा का पूरा 44 ग्राम चला जाता। बोले बेटा, यदि 10 ग्राम पानी मिलाते तो SO3 44 ग्राम चला जाता। या ऐसा कर ले, 8 ग्राम मिलाया गया तो SO3 कितना गया? 18 मिलाते तो SO3 80 जाता, 8 मिलाया तो कितना गया? अरे यूनिटरी तो आता है 80/18 इंटू 8। देखो कितना है 80/18 इंटू 8, देखो कितना आया 80/18 इंटू 8 माइनस 44 कर दो, माइनस 44 कर दो। 44 पॉइंट कितना था? 8.5 कितना आया? 8.5 आया। डिवाइड बाई 80 कर दो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO3 लेफ्ट आ गए। अरे कॉमन सेंस। 8 ग्राम पानी मिलाया तो 8 ग्राम पानी ने कुछ SO3 को घोल दिया, जो SO3 बचा वो मैंने निकाला अभी। मैंने कहा भाई साहब यदि तुमने 10 ग्राम मिलाया तो 44 ग्राम जाता, 8 ग्राम मिलाया तो कितना गया? 35 शब्द क्या है? 35 शब्द तो घुल गया, बाकी SO3 गैस के रूप में बचा, बाकी 8 ग्राम बचा। उस 8 ग्राम को मैंने 80 से डिवाइड किया तो मोल ऑफ SO3 आ गया। PV इक्वल्स टू nRT आ गया। बोले बात समझ में है कि नहीं? क्लियर थी बात? देख ले, आप देख लो। वॉल्यूम पूछा है, नंबर ऑफ मोल आपके आ गए 0.1, प्रेशर दिया है, टेम्परेचर दिया है, आंसर आ गया। ठीक है, तो ये तो सिर्फ पोडियम का एक जो दूसरे का पूछ सकते N2O5 का भी बता दे, टेंशन मत। लेकिन वो जेई के सिलेबस पे नहीं है, ये भी नीट के सिलेबस में नहीं, जेई के सिलेबस में। N2O5 का भी बता देते, 1 सेकंड में बता देते, लेकिन वो जेई के सिलेबस के भी आउट है। बाकी का ही बता, तो टूटेगा इसमें ये होता है। N2O5 पानी मिलाएगा HNO3 बन जाएगा। किसी ने उसको लेबल कर दिया 100, ठीक है। तो जैसे अपन ने निकाला था H2SO4 के साथ में SO3 का, तो वहां क्या आएगा? HNO3 के साथ में N2O5। अब सुनो मेरी बात को ध्यान से, तुमसे मैं यदि ये सवाल पूछूं कि मैक्सिमम लेबलिंग क्या हो सकती है, मैक्सिमम लेबलिंग ओलियम सैंपल की क्या हो सकती है? जैसे 110 लेबलिंग थी, 109। अच्छा बताओ मुझे 109 लेबलिंग का क्या मतलब हुआ? 9 ग्राम पानी है, 100 ग्राम सॉल्ट है। अब इसी पे मैं तुमसे सवाल पूछ रहा हूँ, सब लोग ध्यान से सुनना ना, थोड़ा इंटेलिजेंट बनो। यदि मैं आपसे पूछूं कि 109% ओलियम सैंपल है, बताओ फ्री SO3 कितना है? 109% ओलियम सैंपल है, फ्री SO3 कितना है? फ्री SO3 कितना है बेटा? यदि 109% मतलब 9 ग्राम मिलाए गए, बोले बेटा 60 60
60 है H2SO4 और उसका उत्तर होगा 40। लेकिन ठीक है, तुम 60 पे पहुंचे, कहीं तो पहुंचे, नहीं समझे बात को। 9 ग्राम मिलाया गया, 18 ग्राम मिलाया जाता तो SO3 कितना होता, 80 ग्राम। मैंने पूछा फ्री SO3 कितना है, 9 ग्राम मिलाया, इसका मतलब SO3 40 ग्राम था, मतलब फ्री SO3 40 ग्राम था। बोलो हाउ। अब किसी ने बोला कंबाइंड SO3 कितना है, तो 60 में कंबाइंड SO3 कितना है, देखे तो सही कितना दिमाग, बोलो कंबाइंड SO3 कितना है। मैं बोलता हूं तुम बोलना सही है गलत है, मैं बोलता हूं तुम बोलना सही है गलत है। मैं बोलूं 60 गुणा 80 बटे 98, 60 गुणा 80 बटे 98। भाई साहब 60 ग्राम था H2SO4, SO3 कंबाइंड फॉर्म में कहां था, H2SO4 में था। H2SO4 का टोटल वजन 98 ग्राम, जिसमें 80 ग्राम SO3 का वजन, तो 60 ग्राम H2SO4 में SO3 कितना हुआ। यदि 98 होता तो 80 होता, 1 होता तो 80 बटे 98 होता, और 60 है तो 80 बटे 98 इंटू 60 है। ये हो गया कंबाइंड SO3। क्लियर की बात, आईटी वालों को आ गया ना समझ में, बस ठीक है, वही मैं कोशिश कर रहा था और कुछ नहीं कर रहा था, ठीक है ना। बाकियों को नहीं आया कोई बात नहीं, 4 बच्चे तो ठीक है बच्चे। ये हो गया ओलियम सैंपल, यदि कोई आपसे कभी पूछ ले तो। अब मैं आपको दूसरी चीज रिवाइज करा दूं, मिटा दूं क्या बेटा इसको, क्योंकि साल भर में मैंने यही 2 चीजें नहीं पढ़ाई थी, वॉल्यूम स्ट्रेंथ भी नहीं पढ़ाया था, ओलियम भी नहीं पढ़ाया था, बोल के जेईई सिलेबस में। अब मैंने ये पढ़ा दिया, अब मैं आपको वो फालतू की चीजें पढ़ाता हूं जो सबको आती है। नहीं बेटा, वो मोलैरिटी पढ़ा दूं जरा सा, 15-20 मिनट बस, रिवीजन है, विजन थोड़ी ना। देखो बेटा, सबसे पहले कंसंट्रेशन टर्म्स में क्या क्या आता है। पहली चीज आती है मोलैरिटी, जो कि होता है नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, बराबर होता है नंबर ऑफ मोल इंटू 1000 बाई V in ml, यही होता है, ये है मोलैरिटी। उसके बाद आती है हमारे पास मोलैलिटी। मोलैलिटी और इधर एक और बोल देता हूं, यदि कोई आपसे बोल दे एग्जाम्पल में 2m एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया, तो डिकोड करेंगे तो 2 मोल यूरिया इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना। सेकेंड मोलैलिटी, नंबर ऑफ मोल अपॉन weight of solvent in kgs, n upon n into 1000 upon weight of solvent in grams, which is equals to W by M into 1000 by W। यदि किसी ने बोला 3m aqueous solution of glucose, it means 3 mole glucose in 1000 gram of पानी, that is solvent, करेक्ट है। नेक्स्ट यदि बात करें तो मोल फ्रैक्शन, हो गया ये। तीसरी चीज आएगी W बाई W परसेंटेज, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इन 200। इसी के साथ यदि मैं ppm लिख दूं तो ये भी होता है वेट ऑफ सॉल्यूट। प्लीज डोंट टॉक।
प्लीज डोंट टॉक. वेट ऑफ सोल्यूशन इंटू 10 की पावर 6. अब इधर यदि कोई बोले कि एग्जाम्पल बोल दे 25% W/W एक्वस सोल्यूशन ऑफ H2SO4, तो 25 ग्राम H2SO4 is presented 100 gram of H2SO4 solution. ठीक है बेटा. ppm यदि कोई बोले 100 ppm 100 gram of solute is present in 10 की पावर 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन. ये इसका मतलब. ठीक. अब यदि कोई आपसे बोलता है W/V परसेंटेज, so that is equals to weight of solute. Upon volume of solution into 10 की पावर into 100. आपको पता है कि W/W परसेंटेज को आप W/V इंटू D परसेंटेज भी लिख सकते हो, क्योंकि वॉल्यूम इंटू डेंसिटी बड़ा मास होता है. तो आपके पास फॉर्मूला आता है W/V परसेंटेज is equal to W percentage into density is equals to W/V percentage. करेक्ट है बेटा. फिर आता है मोल फ्रैक्शन. मोल फ्रैक्शन ऑफ X A बोल देता हूं, A in mixture of A and B is equal to 0.1. It means 1/1 plus 9, where 1 is moles of and 9 is moles of B. करेक्ट है. इससे आप कोई भी इंटर कन्वर्जन का सवाल आराम से कर सकते हो. इसके अलावा 4 फॉर्मूले. मास ऑफ सोल्यूट बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इनटू मोलर मास ऑफ सोल्यूट. मोल्स ऑफ सोल्यूट into molar mass of solute. Mass of solvent बराबर N into M बराबर moles of solvent into molar mass of solvent. इसके अलावा mass of solvent is mass of solution minus mass of solute. Mass of solution is volume into density minus Nm, where volume is volume of solution. Into density of solution, moles of solute, molar mass of solute. जो सवाल करना चाहो आप कर सकते हो. जिन्होंने पहले इसको समझा हुआ है एक बार देख लिया सबने. कहना जेई खत्म हुए टाइम हो गया, इतना डांस करते ही क्यों कि थक के सो जा. रिवीजन चल रहा है. हाँ जैसे सॉल्यूशन ऑफ यूरिया था तो अपन डायरेक्टली ये बोल देते हैं कि 2 मोल यूरिया 1000 लीटर 1000 ml.
वाटर में नहीं, सोल्यूशन में। मिटा दूं इसको, चले मिटा दो इस। यहाँ पर बाल कटिंग भी की जाती है। भाई कौन जा रहा है डीमार्ट? हाँ तो ये वाला सस्ता मिलेगा तो ले आना। कोई भी कंपनी को मिटना चाहिए और सस्ता होना चाहिए। फर्स्ट कॉपी अच्छी मिलती है, बेहतरीन। हाँ ये सही है, दोनों चीजें होनी चाहिए, अच्छी भी होनी चाहिए, सस्ती भी होनी चाहिए, पर चोरी की नहीं होनी चाहिए। नहीं तो बोले सर सबसे अच्छी सबसे सस्ती। चलो आगे बढ़े। अब सोचो, कोई भी व्यक्ति आपसे कल के दिन ये कहता है कि सर जी एक्स यूरिया बराबर 0.2, डेंसिटी बराबर 1.5 ग्राम पर ml, सब कुछ निकालो, सब कुछ निकालो, ठीक है। सोचो एक्स यूरिया एक्वस, तो एक्स यूरिया बराबर होगा 2/2 + 8। बेटा 0.2 का मतलब 2/10 होता है। तो ये हो गया मोल्स ऑफ यूरिया अपॉन मोल्स ऑफ यूरिया प्लस मोल्स ऑफ वाटर। सही है। 4 डाटा मुझे चाहिए रहते हैं। सबसे पहले मास ऑफ सोल्यूट छोटा nm विच इज इक्वल टू 2 × 60 बराबर 120 ग्राम। दूसरा है मास ऑफ सॉल्वेंट जो कि हो गया 8 × 18 144 ग्राम। फिर मास ऑफ सोल्यूशन, मुझे पूरी उम्मीद है अब तक तुमने डिवाइड कर लिया होगा। 120 + 144 ये कितना हो? 4 6 2। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कैलकुलेट कर लिया सबने? करो बेटा। 264/3/2 करेक्ट है। 24 हो गया ना। 176 ml। 88 का दुगना 176 सही है। 80 दूनी 160, 8 8 16, तो 176 ml। अब जो निकलवाना चाहे सब कुछ निकाल सकते हो। उसने बोला मोलैरिटी बता दो, मोलैरिटी आ जाएगी। उसने बोला मोलैरिटी चाहिए, बोले ले भाई 2 मोल थे इंटू 1000/176। उसने बोला सर मेरे को तो मोलैरिटी चाहिए थी। बोले कोई बात नहीं, ये क्या था? कैपिटल M था। वॉल्यूम डिपेंडेंट टेम्परेचर डिपेंडेंट चाहिए। हाँ उससे बोला मोलैरिटी चाहिए। बोले लो भाई हम डरते नहीं है। कितनी आ गई? 144। उससे बोला W/W परसेंटेज चाहिए। बोले लो भाई 120/264 गुणा 100। उससे बोला सर जी मेरे को तो W/V परसेंटेज चाहिए। बोले लो भाई बटे 176 गुणा 100। बोलो बेटा मोलैरिटी आ गई, मोलैरिटी आ गई, W/W आ गया, W/V आ गया, मोल फ्रैक्शन दिया हुआ था, सारे इंटरकन्वेंशन के टर्म हो गए। आप जिस टर्म में चाहो उस टर्म में सवाल को कैलकुलेट कर सकते हो बिना किसी दिक्कत के। क्लियर है बेटा? जैसे किसी ने बोला स्मॉल m बराबर क्या होता है ना, मोलैरिटी क्या होती है? मोलैरिटी होती है मोल्स। उसने बोल दिया मोलैरिटी, उसने आपको दिया, उसने बोला xm एंड डेंसिटी बराबर y, बताओ इसकी मोलैरिटी क्या होगी? तो बोला अच्छा xm मतलब x मोल, और मोलैरिटी क्या होती है? x अरे नंबर ऑफ मोल इंटू 1000। बोले बेटा अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन टू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सोल्यूट। वॉल्यूम कितना है? 1000 है। डेंसिटी कितनी है? y है। माइनस कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल कितना है? x है। बोले बेटा और मोलर मास क्या है? जो भी दिया उसका मोलर मास स्मॉल m कर देंगे। बोले बेटा ये हो गया आपका फॉर्मूला। तो मैंने क्या लिखा? मैंने लिखा मोलैरिटी इज इक्वल टू होती है मोलैरिटी इनटू 1000 अपॉन
मोलैरिटी इंटू 1000 अपॉन 1000 दी माइनस मोलैरिटी इंटू मोलर मास। क्लियर है, हो गया ये? ठीक है ना? आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? किसी ने बोला सर जी मेरे को तो मोलैरिटी निकालनी थी, मोलैरिटी दी थी। लो भाई कोई बात नहीं, उसने बोला था 2m एक्वस सोल्यूशन डेंसिटी 1.5 ग्राम पर ml, ठीक है ना? मतलब 2 मोल था तो मैं बोला ओके दादा 2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन करना था। 2m मतलब 2 इंटू मोलर मास, बोलो बेटा, और ये क्या था? डेंसिटी था। अच्छा, प्लस उसका मास कितना हो जाएगा? 2m, 2m मतलब 1000 में प्लस 1000 डिवाइडेड बाय डी। तुम्हें नहीं आया सब मेरे भाई? मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय डेंसिटी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अरे मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्यूट कितना होता? नंबर ऑफ मोल इनटू मोलर मास, मोल 2 थे इनटू मोलर मास। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना होता है जब मोलरिटी बताई जाती है? 1000 ग्राम। अरे 2m का डी कोड करो, 2m का मतलब 2 मोल सॉल्यूट इन 1000 ग्राम सॉल्वेंट। पकड़ा कि नहीं पकड़ा? तो कितना हुआ? 2 इंटू 1000। ये तो क्या हो गया? नॉर्मल। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल इंटू 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। बोलो बेटा यही होता है कि नहीं होता? नंबर ऑफ मोल कितने थे? 2 थे। बोलो बच्चे 2 थे, इंटू 1000 किया अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन क्या हुआ? मास ऑफ सोल्यूशन डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन। मास ऑफ सोल्यूशन क्या होता है? मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय डेंसिटी वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन वही होता है। तो मास ऑफ सोल्यूट कितना है? नंबर ऑफ मोल इंटू मोलर मास। नंबर ऑफ मोल 2 है, यूरिया है, क्या है जो भी हो, 2 इंटू एम हो गया मोलर मास, प्लस सॉल्वेंट क्या है? 1000 ग्राम। मोलैरिटी की डेफिनेशन में आता है। ये क्या हुआ? मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय डेंसिटी इज इक्वल टू आ गया। ये यूनिवर्सल फार्मूला हो गया। नहीं समझे तुम लोग बात को? यहां मैंने छोटा m लिखा, इधर भी मैंने छोटा m लिखा, लेकिन ये mm कर देना, मतलब मोलर मास। मोलैरिटी इंटू 1000 दी अपॉन मोलैरिटी इंटू मोलर मास प्लस 1000 इज इक्वल टू 30,000। तो चमका लगेगा ना, चाहे से जो वॉल्यूम और मास ऑफ सॉल्वेंट है वो 1000 ग्राम या 1000 मिलीग्राम कभी लगेगा नहीं। समझे? ये फॉर्मूले मुझे भी याद नहीं है ना, मैंने कभी याद किए। ये तो मैं कॉमन सेंस से बना रहा हूँ बैठ के, तो भी चलेगा। लेकिन आपको सवाल में मोलैरिटी दी होगी तो इसलिए मैं कह रहा हूँ डायरेक्ट वही कर दो। समझ गई ना बात को? ऐसे मैं फॉर्मूले सबके लिए बना सकता हूँ। ये फॉर्मूले सिर्फ उनके लिए यूज किए जिन्हें फॉर्मूलों की जरूरत नहीं है यार, जिन्हें फॉर्मूलों की जरूरत नहीं है, बस वो बैठे बैठे खेलते रहते हैं। अरे भाई साहब ये फॉर्मूलों की जरूरत है, ये फॉर्मूले रटोगे तो भूल जाओगे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? क्यों रटने फॉर्मूले? शुरू में ही कंसेप्ट बता दिया ना एक पेज में, बस वही कंसेप्ट लगाओ, खेल खत्म, पिछा जम। मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, बस इन चीजों को लगाओ, अपने आप उत्तर पाओ, कोई दिक्कत ही नहीं। बोलो बेटा मिटा दूं क्या मैं इसको? चले मिटा दो यस, आओ तो मिटा दो। अब इसके बाद मैं करता हूं एक और चीज। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है हेनरी का लॉ। ये तो हो गया खत्म है ना। इसके बाद आता है हेनरी लॉ, HENRY, हेनरी लॉ। हेनरी का लॉ क्या कहता है? इसका कानून ये कहता है कि जब किसी गैस को आप डिसॉल्व करते हो, यहां से प्रेशर लगाते हो उस गैस का, तो प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन, या प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी ऑफ गैस
इन सोल्यूशन, करेक्ट है बेटा। इन हेनरी लॉ very very dilute solution is present. तो n अपॉन n प्लस n बराबर होता है n बाई n, पहली बात। दूसरी बात, मोलैरिटी बराबर मोलैलिटी होती है। तीसरी बात, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट is equals to mass of solvent is equals to volume of solution is equals to mass of solution। जो कुछ है सोल्यूशन, जो कुछ है सॉल्वेंट, ये जो कुछ है सॉल्वेंट ही है और कुछ नहीं, ठीक है ना। ये हेनरी लॉ के अजम्पशन। हेनरी लॉ में इतना ज्यादा डाइल्यूट सोल्यूशन होता है कि गैसियस लॉ लगते हैं, और गैसियस लॉ हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पे एप्लीकेबल होते हैं, ये भी उसी पे एप्लीकेबल है। इसके अलावा इसमें गैसेस के बीच और सॉल्वेंट के बीच किसी प्रकार का रिएक्शन नहीं होना चाहिए। यदि किसी प्रकार की रिएक्शन हुई है तो फिर गलत बात हो जाएगी। फिर हेनरी का लॉ एप्लीकेबल, हाँ बोलो बेटा। रिएक्शन हो जाएगी तो फिर प्रेशर के कारण सॉल्युबिलिटी नहीं होगी, रिएक्शन के कारण सॉल्युबिलिटी होगी। नहीं, ज्यादा सॉल्युबल हो जाएगा बेटा, लेकिन ज्यादा सॉल्युबल प्रेशर के कारण नहीं हुआ, सॉल्युबिलिटी उसकी रिएक्शन के कारण सॉल्युबल हो गया। जैसे अमोनिया को पानी में मिलाया आपने तो गलत हो जाएगा, मतलब अमोनिया तो पानी से ऐसे ही रिएक्ट कर दी, उसे प्रेशर की जरूरत क्या है, ऐसा, ठीक है ना। तो अच्छा, हाँ बेटा। लेकिन ये जैसे वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्वेंट बोलना गलत है। डेंसिटी कितनी है वो तो डेंसिटी 1 ही है ना, पानी जो भी है पानी के अंदर ही हो रहा है। जो दिया हो तो दूसरा दिया हो तो अपन को विचार करना पड़ेगा, फिर उसके बारे में सोचना पड़ेगा, फिर उससे रिलेटेड आपको सवाल नहीं मिलेगा वैसे। अब क्लियर है थी बात? कोई बात नहीं, धीरे धीरे सुनो तो आगे बढ़ते लड़ बाद में लेना क्या चल रहा है। सुनो मेरी बात तो ध्यान सुनो, ये असम्पशन से आपको मदद करेंगे हेनरी लॉ के सवालों को सॉल्व करने के लिए, ठीक। अब मैं बता रहा था आपको कि हाँ ठीक है, जरा दूधा, हाँ तो पार्शियल प्रेशर बराबर हो जाता है KH इंटू एक्स। अब यदि पार्शियल प्रेशर कांस्टेंट है, पार्शियल प्रेशर यदि कांस्टेंट है तो आपने यदि टेम्परेचर बढ़ाया तो जनरली गैस की सॉल्युबिलिटी एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है, रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी, गैस कम डिसॉल्व होगी, गैस निकल के भाग जाएगी। यदि आपने प्रेशर बढ़ाया तो गैस निकल के भाग जाएगी, और यदि गैस निकल के भाग गई तो मोल फ्रैक्शन कम हो जाएगा, पर पार्शियल प्रेशर तो उतना ही बना हुआ है जितना बना हुआ है, तो KH की वैल्यू बढ़ जाएगी, इसलिए टेम्परेचर बढ़ाने पे KH बढ़ जाता है। क्लियर है? दो अलग अलग गैसेज यदि आपने लिए, एक ज्यादा सॉल्युबल है एक कम सॉल्युबल है, नहीं हाँ, तो एक गैस जो ज्यादा सॉल्युबल है उसका KH क्या हुआ, कम हुआ, क्योंकि पार्शियल प्रेशर तो दोनों गैस के लिए कांस्टेंट रखा हुआ है, आपने नहीं आया। आपने एक तरफ O2 लिया एक तरफ N2 लिया, दोनों गैस को एक ही 100 ATM पे पानी में घोल रहे हो, तो दोनों गैस का प्रेशर तो 100 है, सॉल्युबिलिटी N2 की कम होगी O2 की ज्यादा होगी, क्योंकि उसका मोलर मास ज्यादा है, तो O2 की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी तो KH कम होगा। क्लियर है बेटा? तो जो गैसेस ज्यादा सॉल्युबल होती है उनकी KH वैल्यू कम होती है। तो मैं लिखूंगा if two gases are taken, gas with more KH value is less soluble. If one gas is taken at temperature T1 and T2, T2 greater than T1 and T2 greater than T1, then KH T2 क्या हो जाएगा,
बढ़ जाएगा। KH-T2 इज ग्रेटर देन KH-T1 क्योंकि सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। ये हो गया आपका एक और चीज हेनरी लॉ पे। एक सवाल देता हूँ, हेनरी लॉ क्लियर कर देता हूँ, मिटा दो इसको। सर आपने ऐसा ही बोला था ना कि दो फॉर्मूले हैं इसके जिसमें मतलब हाँ, वो KH पे डिपेंड करेगा। इस पे दो फार्मूले लग सकते हैं, KH की यूनिट पे डिपेंड करेगा कौन सा फार्मूला लगाना। नहीं, वो तो आप मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन में बता रहे थे, हाँ, लेकिन आपने लास्ट ईयर ऐसा ही बताया था ना कि केएच मतलब पार्शियल प्रेशर के साथ में भी हो सकता है इधर। वो भी यूनिट पे डिपेंड करेगा। यूनिट समझ में आ जाएगा, एटीएम इनवर्स है कि एटीएम कौन सा फार्मूला है, उसमें तो ये बदल जाएगा ना T1 T2 वाला ही सेम रहेगा। मिटा दूं क्या मैं इसको? वैसे ही वो फार्मूला इतना एप्लीकेबल नहीं है वो, क्योंकि इसलिए जबरदस्ती का कंपेरिजन है। एनसीईआरटी में तो यही है। यही दिया, मिटा दूं? आओ मिटा। शाल जी आप अब ये सब रिवीजन उसके लिए काम का है जो जाके सोल्यूशन सॉल्व कर ले। जैसे तुम्हारा जनवरी में एग्जाम है तो आज के दिन ही तुम्हें सोल्यूशन खत्म कर देना चाहिए, जितना मैंने खत्म कराया है हो जाएगा खत्म। चलो गाइस आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में एक सवाल जैसे किसी ने दे दिया कि मान लो इफ KH और N2 इज इक्वल्स टू 2 × 10⁵ ATM, ठीक है, ATM find out molarity of N2 when N2 was dissolved by N2 was dissolved at atmospheric pressure in H2O। ठीक, सॉल्यूशन सोचो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, क्योंकि एटीएम में दिया हुआ है और पार्शियल प्रेशर कितना हुआ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर 10⁵ क्या होता है, तो पास्कल में क्यों लेंगे जब वो एटीएम में दिया था, तो 1 लेना 0.8 N2 है, पार्शियल प्रेशर N2 का तो 0.8 ही होगा ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना, एटमॉस्फेयर में N2 80% होती है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर यदि 1 है तो P N2 क्या होगा 0.8 होगा, O2 होती तो 0.2 होता, बराबर 2 × 10⁵ इज इक्वल्स टू x विच इज इक्वल्स टू 4 × 10⁻⁻6 विच इज इक्वल्स टू n/n+n which is equals to n/n, so this is by 1। अब इसी में IIT में पहले सवाल आया, उसने बोला बताओ 10 मोल पानी में कितनी N2 डिसॉल्व होगी, तो आप खुद सोचो 1 मोल में डिसॉल्व हुई थी, N क्या मोल ऑफ पानी है, 1 में हुई थी तो 10 में कितनी होगी 4 × 10⁻⁵, खेल खत्म, पैसा जम। तो एक सवाल ये था, तो यही मैं लिख देता हूं ऑल्सो फाइंड moles of N2 dissolved in 10 मोल पानी। तो यहां से मैंने कंक्लूड ये किया 1 मोल पानी मोल ऑफ N2, therefore in 10 मोल पानी 4 × 10⁻⁵। सही है बेटा, ये एक बात हो गई। अब दूसरी बात करते हैं, मोलैरिटी निकालते हैं। मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल इनटू 1000 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। बोले बेटा तो कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल कितने हैं 4 × 10⁻⁻6 इंटू 1000, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 18। नहीं आया भाई साहब, 1 मोल पानी है, जो पानी है वही सोल्यूशन है, जो पानी है वही सोल्यूशन है, वही मास ऑफ सोल्यूशन है, वही वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है, क्योंकि पानी तो है। जैसे कि अभी आप पानी पी रहे हो अपनी बोतल से, तो ये तो नहीं बोलते ना कि गैस भरा हुआ पानी पी रहे हो, उसमें गैस होगी ना प्रेजेंट, लेकिन आप तो बोलते शुद्ध जल है सर, शुद्ध जल लाए हम,
और उसमें मछली तैरा तो मर थोड़ी ना जाएगी, इसका मतलब उसके अंदर ऑक्सीजन थी, ऑक्सीजन थी तो N2 भी थी। क्लियर है बेटा इतनी बात? तो ये कितना हो जाएगा 55.55 इंटू 4 इंटू 10 की घात -6 बराबर मोलरिटी। तो भैया हेनरी लॉ खत्म हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? जाओ जाके हेनरी लॉ का जो भी सवाल मिले निपटा दो हेनरी लॉ। ठीक है, राउट का नियम चालू करते हैं। वो तो बहुत ही ज्यादा इजी है। चलो आपको मैंने 1 मिनट दिया, तब तक मैं जल ग्रहण करना चाहता हूँ। जल, हे जल इधर आओ। दीवार पाएंगे दो लोग बोलो। चाय पीने तो भी चाय की दुकान भी खोलनी है, बता दो। नीचे ले लेते हैं किराए से चाय की दुकान के लिए। डाल्टन और एक कौन था? अच्छा वो वाला। मैं तो सीरियस हो गया था दुकान को लेके। चल तो जाएगी नीचे, है चल जाएगी। एक छोटी सी दुकान खोली लेता हूँ नीचे। मम्मी 5 बार है। बेटा विशाल तो उसमें इन्वेस्टर होगा। ऑब्वियसली मिटा दो इसको। मैं 60-40 का रेशियो चलेगा विशाल। सिलेक्शन वाली चाय वाला क्या, उसका दुकान का नाम रख लेंगे। जो यहाँ चाय पीता है सिलेक्ट हो जाता क्या? पहले मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा था फिर बाद में फिर मैं वो चाय पी लिया। फिर मैं इम्तिहान होता, मेरे नंबर बढ़ने लगे। बिल्कुल सही। ऐसा है कि मेरे साथ तो 20 आ गया इसी चाय के कारण। चलो गाइस आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। राउंड्स लॉ, राउंड की स्पेलिंग बता दो, बाकी तो मैं पढ़ा दूंगा। सुनो तो मैं क्या बोल रहा हूँ तुमसे, एक जने किसी को आती है क्या? हाँ बोल। हाँ राउंड्स लॉ पूछूंगा 12th है, वो सीरियसली ले रही स्पेलिंग। राउंड्स लॉ, ठीक। राउंड्स लॉ फॉर 2 volatile component, फॉर 2 volatile component। सुनो बेटा, यदि मान लो ये प्योर ए है तो ए का जो वेपर प्रेशर होगा वो होगा PA0। बेटा वेपर प्रेशर इक्विलिब्रियम पे डिफाइन होता है और लगभग हर तापमान पे वेपर बनता रहता है, उसका जो प्रेशर होता है उसको वेपर प्रेशर कहते हैं। तो प्योर ए का वेपर प्रेशर है PA0 और प्योर बी का प्रेशर है PB0। मैंने ए को और बी को मिला दिया तो जो इनके कारण वेपर प्रेशर होगा P टोटल वो होगा PA0 XA प्लस PB0 XB के बराबर होगा बेटा, जहां पे XA है मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन सोल्यूशन, XB है मोल फ्रैक्शन ऑफ B इन सोल्यूशन, सही है। और P टोटल इज टोटल वेपर प्रेशर विच इज इक्वल्स टू PA प्लस PB, और PA प्लस PB है PA0 दिस। XA प्लस XB इज इक्वल्स टू 1, करेक्ट है। मेरे पास 4 फॉर्मूले आते हैं। PT इज इक्वल्स टू, यदि सामने PB0 है तो प्लस में आएगा PA0, ये होगा XA माइनस XB, करेक्ट है। देख लो, यदि यहाँ PB0 है तो यहाँ PA0 होगा और A0 है तो XA माइनस XB होगा। PT बराबर हो जाएगा PB0, इधर माइनस PA करो और फिर हो जाएगा XB माइनस XA। अब PT है, बोलो बेटा यदि सामने PA0 ले आऊं तो प्लस क्या लिखूंगा? PB0
एक्स बी माइनस एक्स ए और पी टोटल बराबर है पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट एक्स ए माइनस एक्स बी। किसी भी एक को क्रॉस चेक कर लो, मैंने कोई गलती तो नहीं की है। चेक, इधर लिख ले, वो क्या लिया, पी बी नॉट को पहले लिया है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे पी टी इज इक्वल टू, सॉरी गलत ही तो है, ये गलत है, पूरा पूरा ही गलत है। वही तो ये एक्स ए था सामने, पी ए नॉट इधर आएगा एक्स ए और ये आता पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट। अब क्रॉस चेक करके ही लिखे, क्या हुआ था, मैंने एक्स ए को रिटेन रखा था तो मैंने लगा पी टी इज इक्वल्स टू पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट 1 माइनस एक्स ए। सही है। तो सामने आ जाता पी बी नॉट प्लस एक्स ए पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट, करेक्ट है। अब सब आ जाएगी। अब पी बी नॉट यदि सामने रखा है, इधर यदि एक्स ए लिखा है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट। अब प्लस यहाँ है तो ये एक्स भी होगा यहाँ पर और ये हो जाएगा पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट माइनस एक्स भी है तो सामने हो जाएगा पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट। पहले वाले का ग्राफ यदि देखा जाए तो पहला ग्राफ ऐसे चला जाएगा, ये हो गया पी टी और ये हो जाएगा एक्स ए। दूसरे वाले का ग्राफ देखा जाए तो ये हो जाएगा पी टी, ये हुआ एक्स ए और स्लोप नीचे की हो जाएगा। तीसरे वाले ग्राफ देखा जाए तो ये हो जाएगा पी टी, ये हो जाएगा एक्स बी और ये ऐसा हो जाएगा। चौथे वाले ग्राफ देखा जाए तो ये पी टी हो जाएगा, ये एक्स बी हो जाएगा, स्लोप ये हो जाएगा। किसी कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नो दिक्कत, नो परेशानी। मान लो किसी को बोला कि पी टी बराबर है 110 प्लस एक्स बी 10, व्हाट इज वैल्यू ऑफ पी ए नॉट एंड पी बी नॉट। तो ये जो है इधर एक्स बी लिखा है मतलब ये पी ए नॉट होगा, मतलब ये क्या होगा, पी ए नॉट होगा। और ये जो है वो है पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट इज इक्वल टू 10। पी ए नॉट कितना है 100, उस तरफ पलटा मारा तो 110, एक 110 आ गया और दूसरा आ गया 100। कुछ चमका कि नहीं चमका? चमक गया बस। तो इसमें आपका खेल बन जाएगा, ठीक है ना। ये हुआ राउल्स लॉ फॉर टू वोलेटाइल कंपोनेंट, 4 इक्वेशन 4 ग्राफ कंप्लीट, ठीक। अब आता है राउट लॉ प्लस डेल्टन लॉ का मिक्सचर। मिटा दूं मैं इसको? जी जी। हो गया। चल आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक चीज तुम लोग को ये याद हो गए पूरे के पूरे? जी सर, बिल्कुल याद हुए? मेरे से यदि आपने पी ए नॉट लिया है तो प्लस एक्स ए लोगे, ओ सॉरी एक्स बी लोगे। यदि पी टी बराबर पी ए नॉट लिखा है तो प्लस पे एक्स बी लिखोगे, ए नॉट लिया है तो प्लस पे एक्स बी लिखोगे और एक्स बी लिखा है तो पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट होगा। हाँ प्लस एक्स बी की जगह माइनस एक्स बी किया तुमने तो पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट होगा। डिराइव सब कर सकते हो लेकिन एग्जाम में यदि टाइम बच जाए तो कोई बुराई, नहीं। ठीक है ना। चलो जी आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में यदि दो वोलेटाइल कंपोनेंट है मिक्सिंग में, जेई में आएगा ये, टू वोलेटाइल कंपोनेंट है मिक्सिंग में और दोनों मिक्स नहीं हो रहे, टू नॉन मिसिबल वोलेटाइल कंपोनेंट है तो पी टोटल होता है पी ए नॉट प्लस पी बी नॉट। टू वोलेटाइल कंपोनेंट है जो कि मिक्स नहीं हुए हैं तो पी टोटल होता है पी ए नॉट प्लस पी बी नॉट, करेक्ट है। मिक्स हुए हैं तो पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी होता है। डन, क्लियर की बात सब लोग हो? ओके डन। चलो अब इसमें भी मान लो जेई में कल के दिन कोई ये बोल दे कि एक भारी वाला एक हल्का वाला है तो भारी वाला पूरा ऊपर आ जाएगा, मिक्स नहीं हुए तो सॉरी हल्का वाला पूरा ऊपर आ जाएगा। तो इस हिसाब से तो मिक्स नहीं हुए तो मान पर उसमें assumption ये लेके चलते हैं, वो इसके हिसाब से वो क्या करता है, दोनों ही ऊपर है। दोनों ही ऊपर है, उस हिसाब से वो फिर आंसर लगा देता है। वो assumption है, नहीं तो एक हल्का और एक भारी हुआ तो हल्का वाला ऊपर आ जाएगा। चलो खैर आगे बढ़ते, आगे बढ़ते। नाउ रिलेशन बिटवीन राउट लॉ एंड डेल्टन्स लॉ, ठीक बेटा। तो राउट लॉ और डेल्टन लॉ का यदि कोई रिलेशनशिप आपसे पूछे तो आप यूं करना, यूं करना, यूं करना, यूं कर देना, ठीक है ना। इसके बाद में आप लाल कलर का एक मार्कर ले लेना और उसको काला रंग का, यार एक लाल रहा है काला, लाल नीला भी मिल गया है। 4 है आपके पास लाल आया, कितने है लाल? ये लो भाई
अब मानो इधर ये वाला जो पोर्शन है इसको किसी ने चूज लिया, ये सॉल्यूशन है और ये वेपर है, ठीक है। अब सॉल्यूशन के अंदर PA बराबर होगा PA नॉट एक्स ए और PB बराबर होगा PB नॉट XB, करेक्ट है। और PA बराबर होगा YA PT और PB बराबर होगा YB PT। इट इज एज पर Dalton, it is as per कुलसुम RAOULT राउल्स लॉ, करेक्ट है। इन दोनों को बराबर होना चाहिए, इन दोनों को बराबर होना चाहिए, तो हो जाएगा PA नॉट XA इज इक्वल्स टू YA PT। तो YA बराबर हो जाएगा PA नॉट XA अपॉन PT एंड YB बराबर हो जाएगा PB नॉट XB बाई PT, करेक्ट इस बात। अब देखा जाए तो XA प्लस XB बराबर होता है 1, तो XA की वैल्यू कितनी हो जाएगी YA PT अपॉन PA नॉट प्लस YB PT अपॉन PB नॉट इज इक्वल्स टू 1, YA अपॉन PA नॉट प्लस YB अपॉन PB नॉट इज इक्वल्स टू 1 बाई P टोटल। ये इक्वेशन यहाँ से डेराइव हो जाएगी, करेक्ट है। ये काम के फॉर्मूले हैं, ये आपको पता होने चाहिए। और YA प्लस YB इज इक्वल्स टू 1 होता है। Where YA and YB are mole fraction of A in वेपर फेस एंड YB बराबर है मोल फ्रैक्शन ऑफ B इन वेपर फेस। क्लियर बेटा थी बात सब लोगों को? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या? नो दिक्कत, ठीक। तो ये हो गया बेटा आपका रिलेशनशिप। आशीष कर तो लिया और क्या करूं यार, चल तो लिया और क्या करूं यार। बार बार कल मुझे, आज मुझे कोई याद दिलाना, तो मैं एक दो सवाल ले आऊंगा आपके लिए जेई वाले, नहीं वो मैं ले आऊंगा जिसमें वो कंसेप्ट है राउट लॉ डाल्टन्स लॉ वाले, जिसमें फर्स्ट वेपर का कंपोजिशन क्या होगा, लास्ट का कंपोजिशन क्या होगा, वो वाला, ठीक है ना। तो वाला सवाल भी मैं आपको अलग से करवा दूंगा, उसका कंसेप्ट भी करवा दूंगा, ठीक है ना। मिटा दूं इसको क्या, यदि आप लोग कहें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है ना। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन तो मिटा दूं क्या मैं इसको, ठीक है ना। वो भी नीट के सिलेबस पर नहीं है लेकिन जेई के सिलेबस पे, ठीक है ना। शाम को या आज आपने बहुत सारा पढ़ लिया वैसे। चलो बेटा रिवीजन है, इसके लिए आप जितना पढ़ के आओ उतना आपको फायदा होगा। नीट वाले भी पढ़ के आओ, ऐसा बिना पढ़े मत आना, पढ़ के आओ, पढ़ के आओगे तो आपको बहुत फायदा होगा। कल यही वाला चैप्टर अभी कहाँ कंप्लीट हो पाएगा भाई साहब, 2 दिन तो लगेंगे एक चैप्टर कराने में, हैं? अभी सोल्यूशन चल रहा है। अच्छा सब टॉपिक, अभी टाइम है ना अपने पास, कितनी देर है? 10 मिनट है, 10 या 12 मिनट। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन नहीं, मैं आपको कल पढ़ाऊंगा वाला, अभी मैं आपको आइडियल नॉन आइडियल पढ़ा देता हूँ, ठीक है। तो सोल्यूशन, आइडियल सोल्यूशन क्या होता है, जो राउंड लॉ को फॉलो करें। आइडियल सोल्यूशन वो है
solution which follows route law at all concentration. ठीक है, तो नहीं, which follows route law, इतना ही लिखो, ठीक है। अब राउट लॉ क्या कहता है, दैट इज पी ए बराबर होता है पी ए नॉट एक्स से, पी बी बराबर होता है पी बी नॉट एक्स बी, और पी टोटल बराबर होता है पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। करेक्ट है। इसके हिसाब से पी टोटल बराबर होता है, अच्छा वो तो पी टोटल तो हो गया, दोबारा क्यों लिखो। आइडियल सॉल्यूशन में डेल्टा एच मिक्स 0 होता है, डेल्टा वी मिक्स, डेल्टा एस मिक्स पॉजिटिव होता है, और डेल्टा जी मिक्स नेगेटिव होता है। अच्छा ये लास्ट के दो कोई सा भी सोल्यूशन हो उसमें यही है, नॉन आइडियल में भी यही है और आइडियल में भी यही है। इसमें जो ए इंटरेक्शन है वही बी बी इंटरेक्शन है, वही ये भी इंटरेक्शन है। वही ए बी इंटरेक्शन है, पर बिलीव मी ये एवरेज इंटरेक्शन की बात कर रहा है। ये कैसे संभव है कि जो बेंजीन के बीच इंटरेक्शन हो वही टॉल्यून के बीच इंटरेक्शन हो, और वही बेंजीन टॉल्यून के बीच इंटरेक्शन हो। यदि इंटरेक्शन सेम है तो वेपर प्रेशर सबका सेम होना चाहिए, हाँ पर वो तो नहीं होता। हाँ करेक्ट दी बात, तो ऑलमोस्ट बराबर है ऐसा कहना ज्यादा सही, ठीक है। ठीक है। और इनका जो एवरेज इंटरेक्शन है, इनका जो इंटरेक्शन है वो इन दोनों के एवरेज इंटरेक्शन के बराबर है। क्लियर दी बात। लेकिन मैंने कभी बुक में ये लिखा हुआ नहीं देखा है, मेरा कॉमन सेंस ये कहता है कि ये सही है। क्लियर दी बात। एवरेज तो सही कैसे? वो पूरी तरह से सही है क्योंकि डेल्टा एच की वैल्यू 0 आ रही है। ये तो नहीं हो गया। इसका मतलब ये इनमें दी 100 रुपए का प्यार था, इनमें दी 98 का प्यार है, तो इनमें 99 का प्यार है, तो इन दोनों का एवरेज 99 आता, और ये तो है ही 99। अच्छा ऐसे ऐसे क्लियर है बेटा। तो ये कहना चाह रहा था मैं, है जी, है जी। अब क्या हुआ बेटा, अब इधर चले, इधर चले, इधर चले। करेक्ट है। शुरुआती रूप में आप ये मान लो एक्स ए का मान है 0 और एक्स बी का मान है मान लो 1। तो यहां से ग्राफ चला, यहां तक बढ़ा। ये ग्राफ किसके लिए, ए के लिए या बी के लिए? ये ग्राफ ए के लिए, क्योंकि एक्स ए 0 है तो उस समय उसका वेपर प्रेशर भी 0 है। बोल बेटा। तो इस समय वेपर प्रेशर क्या होगा, पी ए नॉट, क्योंकि इस समय एक्स ए बराबर कितना होगा 1 और एक्स बी बराबर कितना होगा 0। इसका मतलब पी टोटल बराबर क्या होगा, पी ए नॉट इंटू 1। हाँ इस समय पी ए नॉट इंटू एक्स ए होगा, एक्स बी 0 है, एक्स ए की वैल्यू 1 है, तो पी ए नॉट हो जाएगा। और ये वाला जो ग्राफ है भी नॉट बी के लिए होगा, तो इस ग्राफ पे मैं लिख सकता हूं पी ए इज इक्वल्स टू पी ए नॉट एक्स ए, और इस ग्राफ पे लिख सकता हूं पी बी इज इक्वल्स टू पी बी नॉट एक्स बी। और मैं ये कह सकता हूं इसमें ज्यादा वोलेटाइल ए है और बी कम वोलेटाइल है, इसलिए बी का वेपर प्रेशर कम है, ए का वेपर प्रेशर ज्यादा है। यदि मुझसे कोई पूछे कि ये क्या है तो मैं बोलूंगा पी टोटल, जो कि क्या है पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। बोले बेटा इस ग्राफ का स्लोप पॉजिटिव है और उधर से देखो स्लोप क्या है, नेगेटिव है। समझे कि नहीं समझे? यही ग्राफ आपने पहले भी पढ़ा था, और जब तुम लोग पढ़ते थे ना, इसी को तो मैंने बताया था, ग्राफ बना के देखो, इंटरसेप्ट कुछ था, उसके बाद में स्लोप पॉजिटिव था। यही है वाला ग्राफ। मुझे अकेले आया कि तुम्हें भी आया? आ गया। ओके डन। ये क्या है बेटा, पी ए नॉट है, ये क्या है पीवी नॉट है, ये क्या है पीवी नॉट है। तुम्हें नहीं आया? तो यदि आप लिखते पीवी नॉट, पी टोटल बराबर पीवी नॉट प्लस एक्स ए, पी ए नॉट माइनस पीवी नॉट, उसके लिए ग्राफ जा रहा है। मुझे अकेले आ रहा है समझ में। जी सर। ठीक है, बिठा दूं क्या इसको मैं? जी हाँ, और ये आइडियल सोल्यूशन का ग्राफ है। जब यही ग्राफ नॉन आइडियल में होता है तो ऊपर या नीचे तो या तो ऊपर की ओर चला जाएगा
ऊपर की ओर गया तो पॉजिटिव डेविएशन और नीचे की ओर आया तो समझ गए कि नहीं समझ गए? आइडियल सॉल्यूशन के एग्जाम्पल क्या है? वो बेंजीन, टॉलीन, NHN, NF10, ब्रोमोइथेन और फ्लोराइड। सही है, बेंजीन, टॉलिन, एनहेक्सेन, NF10, फ्लोरोइथेन, ब्रोमोइथेन। एनसीईआरटी के अंदर जो एग्जाम्पल दिए वो अपन को याद रखते हैं, ठीक। कौन से सोल्यूशन ज्यादा मिलते हैं, पॉजिटिव डेविएशन वाले कि नेगेटिव डेविएशन वाले? नेगेटिव वाले, क्योंकि पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है, इंटरेक्टिव फोर्सेस कमजोर पड़ जाते हैं। क्लियर थी बात? ठीक है, अब उसके एग्जाम्पल मैं आपको कल कराऊंगा, आज नहीं, आज मैं थक गया, हो गया आज का रिवीजन। बच्चों बस चला पढ़ा के, बाय बाय, टाटा, सी यू।